मृदुला जी बुखार से तप रही थी और कमरे में लेटी हुई थी। तभी उनकी बहू आकृति आकर उन्हें झकझोरते हुए बोली, माँ जी उठिए, मुझे ऑफिस जाना है, जल्दी से नाश्ता और खाना बना दीजिए। वह इनकार करते हुए कहने लगी, नहीं बहू, मुझसे नहीं हो पाएगा, आज तो खाना तुम ही बना लो। मैं तुम्हारी सास हूँ, तो क्या एक दिन तुम मुझे बनाकर नहीं खिला सकती? इतना सुनना था कि वह उन्हें खींचकर बाहर हॉल में ले आई और अपने ससुर जी से बोलने लगी, देखिए बाबूजी, ये खाना बनाने से इनकार कर रही हैं। मृदुला जी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने अपने जीवन में कभी सुख के दिन नहीं देखे थे। शादी के बाद से ही उनके पति हमेशा उन्हें दबाकर रखने की कोशिश करते थे। माँ की झूठी शिकायतों पर वह बात बात पर उन पर हाथ उठा दिया करते थे। मायके वाले भी कहते थे कि सब कुछ सहकर वहीं पर अपना जीवन गुजारो, क्योंकि तुम अब उस घर की बहू हो। जब उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया तब उन्हें लगा कि शायद उनकी स्थिति में कोई सुधार आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब उन्होंने अपने बेटे को ही पालने में अपना सारा समय लगा दिया। लेकिन बेटा जब बड़ा हुआ और उसने देखा कि घर में माँ की कोई इज्जत नहीं है, तो वह भी अपनी दादी और पापा की तरह माँ का अपमान करने लगा था। अब तो मृदुला जी की रही सही हिम्मत भी छूटने लगी थी। फिर जब बहू घर आई तो घर में सबकी देखा देखी वह भी सास के साथ बुरा व्यवहार करने लगी। आकृति समझ गई थी कि रुपए उसके ससुर जी की कमजोरी है, तो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा वह उन्हें दे देती थी ताकि वो उसकी मुट्ठी में रहे और सास पर वो उनसे कहकर हुक्म चलवा सके। मृदुला जी पहले से ही इस्तेमाल होती आई थी और अब बहू ने भी उन्हें नौकरानी बनाकर रख दिया था। आज भी बहू की शिकायत सुनकर राजेश्वर जी गुस्से में उठ खड़े हुए और बोले कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम खाना क्यों नहीं बना रही हो? तब वह कहने लगी कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझसे खाना नहीं बनेगा, आप बहू से कहिए ना, वही सबके लिए आज खाना बना देगी। तब राजेश्वर जी ने गुस्से में उन्हें थप्पड़ मारते हुए कहा, बहू को इनकार करने की हिम्मत कैसे की तुमने? तुम्हारी तरह गवार नहीं है वो, कमाकर लाती है तब खाती है, तुम्हें तो मुफ्त की रोटियां तोड़नी ही आती है। आज तक तुमने कुछ किया भी है कभी? चुपचाप जाकर बहू के लिए खाना बनाओ। बुखार से तप रही सास को बहू कनखियों से देख विजयी भाव से मुस्कुराई जा रही थी कि देख लो इस घर में अपनी औकात। मृदुला जी सनसी रह गई थी। आकृति जोर से चिल्लाई, बाबूजी और मारिए इनको, इन्हें इनकी औकात दिखानी बहुत जरूरी है। राजेश्वर जी ने अगला थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि तभी मृदुला जी ने उनका हाथ पकड़कर पीछे झटक दिया और गुस्से में बोली, खबरदार जो मुझ पर हाथ उठाया तो। आज तक मैं आपके सारे अत्याचार चुपचाप सहती रही। मैंने सोचा था कि वक्त के साथ शायद आप मेरे प्रेम और समर्पण से बदल जाएंगे, लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि बहू के सामने भी आप मुझ पर हाथ उठा रहे हैं। अरे ये कल की आई लड़की के सामने आप मेरे ही घर में मुझ पर हाथ उठा रहे हैं। राजेश्वर जी गुस्से में गुर्राए, यह घर मेरा है, तुम्हारा नहीं, और बहू जो भी बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है, तुम में अकल तो है नहीं। मृदुला जी चुप नहीं रह पाई। वह कहने लगी कि अगर मुझ में अकल नहीं थी तो इतने सालों तक मैंने इस गृहस्थी को कैसे संवार कर रखा? इस घर को संभालने में क्या मेरा दिमाग और मेरी ऊर्जा खर्च नहीं हुई? क्या मैंने सच में आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया? राजेश्वर जी गुस्से में बोले कि नहीं, तुमने इस घर के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि हमारे टुकड़ों पर पलते हुए आज तुम्हारी जुबान इतनी चलने लगी है कि तुम हमारे खिलाफ बोलने की हिम्मत जुटा रही हो। चुपचाप रसोई में जाओ और बहू के लिए खाना बनाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। लेकिन मृदुला जी आज बहुत आहत हुई थी। बहू जिस तरह मुस्कुराई थी उसे देखकर उनके शरीर में चुभन की एक तेज लहर सी दौड़ गई थी। वह अपने कमरे में गई और उन्होंने कमरे का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। वह फूट फूट कर रोने लगी कि इस घर में किसी को मेरी कद्र नहीं है, ना तो पति मेरा अपना हुआ, ना सास ससुर, ना बेटा, और अब ना बहू मेरे दर्द को समझ रही है। रोते रोते काफी देर हो गई थी। वह थककर निढाल सी हो गई थी। बुखार की वजह से उन्हें कब बेहोशी छा गई कुछ पता ही नहीं चला। शाम को जब उन्हें थोड़ा होश आया तो उनकी हालत जरा भी अच्छी नहीं थी। वह कमरे से बाहर निकली। घर में कोई भी नहीं था। वह समझ गई कि मैं क्या करूं।
मरूं या जीऊं, मुझे पूछने वाला कोई नहीं है। वह चुपचाप पड़ोस के घर में गई और राजीव से बोली, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सरकारी अस्पताल ले चलकर दिखा देगा क्या? राजीव भी उनकी स्थिति को अच्छे से जानता था, तो वह उन्हें बाइक पर बिठाकर सरकारी अस्पताल लेकर गया। वहां पर मुफ्त में दवाइयां मिल गई थी। घर आकर उन्होंने चाय बनाई और चाय बिस्किट खाकर वह दवाई लेकर सो गई। रात को उन्हें बाहर से थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही थी। बहू चिल्लाते हुए कह रही थी कि मैं खाना वाना नहीं बनाने वाली, खाना बाहर से ऑर्डर कर लो और मम्मी जी के लिए खाना मैं ऑर्डर नहीं करूंगी। उन्हें भूख लगेगी तो खुद से बनाकर खा लेंगी। मृदुला जी भी खुद पर संयम रखते हुए बिस्तर पर पड़ी रही। धीरे धीरे रात सरकती गई। सुबह तक उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हो चुकी थी, तो वह रसोई में गई और उन्होंने केवल अपने लिए नाश्ता बनाया और नाश्ता खाकर दवाई लेने के बाद वह कहीं बाहर चली गई थी। अब तो राजेश्वर जी के सब्र का पैमाना छलकने लगा था, क्योंकि बहू ने उनके कान भर दिए थे कि माँ जी केवल खुद का नाश्ता बनाकर खा पीकर कहीं घूमने चली गई है। राजेश्वर जी गुस्से से भरे हुए उनके आने का इंतजार कर रहे थे। जब वह घर आई तो राजेश्वर जी ने आओ देखा ना ताव और उन पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़े, तो मृदुला जी ने गुस्से में कहा, खबरदार जो मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी की तो मैं तुरंत ही पुलिस को फोन करके बुलाऊंगी। अभी वह घर के बाहर ही थी तो उनके गरजने की आवाज सुनकर पड़ोसी भी आंगन में निकलकर उन्हें देखने लगे थे। पड़ोसियों के सामने राजेश्वर जी सकपका से गए। तब मृदुला जी गुस्से में बोली कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। जिस घर में मेरी कदर नहीं है वहाँ मुझे नहीं रहना। राजेश्वर जी व्यंग से मुस्कुराते हुए बोले, कहाँ जाओगी तुम? पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ तुम्हें ऐसे काम चोरी करके मुफ्त में खाना खाने के लिए मिल जाए। आज तो तुमने घर वालों के लिए खाना भी नहीं बनाया, बस खुद की रोटियां सेक कर खा ली। मृदुला जी गुस्से में बोली कि जब मैं नहीं रहूंगी ना, तब आपको समझ में आएगा कि मुफ्त की रोटियां तोड़कर खाती थी या दिन रात मुझसे कोल्हू की बैल की तरह काम निकलवा कर मुझे रोटियां दी जाती थी। राजेश्वर जी बोले, अरे भूखे मर जाओगी, दर दर की ठोकरें खाओगी, कहाँ जाओगी? चुपचाप किचन में जाकर खाना बनाओ मेरे लिए, मुझे भूख लगी है। तब वह कहने लगी कि आप अपनी चहेती बहू को फोन करके कहिए कि वह आपके लिए खाना बनाए। मैं अब किसी के लिए खाना नहीं बनाने वाली। आप लोगों ने बस मुझे नौकरानी की तरह ही समझा, लेकिन आज ये नौकरानी अपने पद से इस्तीफा देती है। इतना कहकर वह अपने कमरे में गई और अपना सामान पैक करके वहां से निकल गई। राजेश्वर जी हक्के बक्के से देखते रह गए कि उनकी कम पढ़ी लिखी बीवी इतना मजबूत फैसला कैसे ले सकती है। सालों से वह उनके आत्मसम्मान को अपने जूते की नोक से कुचलते आए थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी पत्नी ऐसा मजबूत कदम भी उठा सकती है। राजेश्वर जी ने तुरंत ही फोन करके बेटे बहू को सब बताया। बेटा कहने लगा, जाने दीजिए ना बाबूजी, वह तो वैसे भी किसी काम की नहीं थी, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? लेकिन जब आकृति ने सुना कि सास घर छोड़कर चली गई है तो उसका सर घूमने लगा कि अब घर कौन संभालेगा। उसने हिसाब किताब लगाकर देखा तो उसे लगा कि अब ससुर जी का ध्यान रखना पड़ेगा। बार बार उनकी तबीयत खराब होती रहती है, उन्हें दिखाने जाना पड़ेगा, उनके भी नखरे उठाने पड़ेंगे। तो उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब वह अपने ससुर जी के साथ नहीं रहेगी। कुछ दिनों तक तो घर के कामकाज को लेकर बहुत चीख पुकार मची हुई थी। राजेश्वर जी बार बार जिद कर रहे थे कि कोई कुक रख लो, लेकिन आकृति तो कुछ और ही सोच रही थी। वह कुक और काम वाली बाई पर रुपए खर्च नहीं करना चाहती थी। उसके ससुर जी के पेंशन का अधिकांश हिस्सा तो उनके खाने पीने और दवाइयों पर ही खर्च होता था। उनके ऊपरी खर्चे तो आकृति उठा लिया करती थी। इन सब चीजों से वो बहुत बौखला गई थी। वह सोचने लगी कि अब ससुर जी को खिला पिलाकर क्या फायदा ही होगा। मुझे मम्मी जी को काबू में रखने के लिए ससुर जी की जरूरत थी, लेकिन अब मैं अपने रुपए बेकार में खर्च क्यों करूं? तो उसने धीरे धीरे अपने हाथ समेटने शुरू कर लिए। इस बात से राजेश्वर जी भी बहुत नाराज रहने लगे। घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। तो एक दिन तंग आकर आकृति राकेश को बोली कि अब हमें अपना घर अलग कर लेना चाहिए। बाबूजी की हरकतें दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। राकेश को भी घर में शांति चाहिए थी, तो वह भी पिता को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गया। बस फिर क्या था,
वह दोनों घर छोड़कर चले गए। अब राजेश्वर जी अकेले रह गए। उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी खाना बनाने वाली को रख लिया जाए, लेकिन मोहल्ले में वह इतने बदनाम हो चुके थे कि कोई भी उनके घर पर काम करने के लिए तैयार ही नहीं थी। पहले तो लोगों में ये बात फैली थी कि उन्होंने मार पिटाई करके अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, और अब बहू ये बात फैला कर गई थी कि वह बेटे बहू का जीना भी मुहाल कर रहे हैं। अब अकेले में वह शराब के नशे में फिर से डूबे रहने लगे। खाने पीने का तो उन्हें होश ही नहीं रहता था। तो धीरे धीरे उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। अकेलापन उन्हें कचोटता था। अब उन्हें पत्नी की याद आती थी। अब वह पागलों की तरह अपनी पत्नी को ढूंढने लगे थे कि काश कहीं वह मिल जाती तो वह उन्हें मनाकर वापस ले आते। एक दिन ऐसे ही भटकते हुए वह एक अस्पताल के बाहर पहुंचे और वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो वह अस्पताल में थे। जब खाना खाने का समय हुआ तब एक बुजुर्ग महिला सारे पेशेंट को खाना परोस रही थी। उस बुजुर्ग महिला को देखकर वह हैरान रह गए, क्योंकि वह महिला कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी ही थी। जब मृदुला जी उनके सामने आई तो वह हाथ जोड़ते हुए कहने लगे, मुझे माफ कर दो मृदुला, तुम्हारे बिना मुझे मेरी औकात समझ में आ गई है। तुमने ही वर्षों से मुझे संभाल रखा था। तुम्हारा ही बनाया हुआ खाकर मैं तुम पर हाथ उठाता था। तुम प्लीज घर वापस लौट चलो। बेटा बहू भी मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैं किसके सहारे जीऊं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। मृदुला जी तटस्थ भाव से बोली कि मुझे अब घर में वापस नहीं जाना है। आप ही कहते थे ना कि मुझे कुछ नहीं आता है। मैंने आपके लिए किया ही क्या है? तो अब आप आराम से अपने घर के साथ रहिए। आप तो मुझे मुफ्त की रोटियां खिलाते थे ना, लेकिन यहाँ मैं मुफ्त की रोटी नहीं खाती। इसी अस्पताल में मुझे खाना बनाने का काम मिला है और यहीं पर एक कमरे में मेरे रहने की व्यवस्था भी हो गई है। मैं पहले गधे की तरह घर का सारा काम करती थी, फिर भी मुझे यही सुनाया जाता था कि तुम दिन भर करती ही क्या हो। यहाँ कम से कम मेरे खाना बनाने का समय तय है, उसके बाद बाकी का समय मैं आराम कर सकती हूँ। खाना तो मुझे यहाँ भी मिल ही जाता है और साथ में काम करने के मुझे रुपए भी मिलते हैं और सम्मान भी मिलता है, लेकिन आपके साथ जीवन बिताते हुए मुझे कोई सम्मान नहीं मिला। जब से मेरी मांग में आपके नाम का सिंदूर पड़ा तब से लेकर आज तक मैं अपने जीवन को बस बोझ की तरह ढो ही रही हूँ। जितना काम मैंने आपके घर में रहकर किया, उतना काम मैंने कहीं और किया होता तो आज मैं भी लाखों रुपए की मालकिन होती और शान से सर उठाकर जिंदगी जी रही होती। लेकिन चलो देर से ही सही, मुझे बुढ़ापे में ही सही आत्मसम्मान की जिंदगी तो मिली। राजेश्वर जी बहुत रोए, गिड़गिड़ाए कि घर वापस चलो, लेकिन वह नहीं मानी। तब राजेश्वर जी कहने लगे कि तुम मेरी पत्नी हो, इस लिहाज से तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं वकील से कहकर तलाक के पेपर बनवाती हूँ और तब आपको मुझे गुजारे भत्ते की रकम भी देनी पड़ेगी, तब पता चलेगा आपको। तब राजेश्वर जी चुपचाप सर झुकाकर वहां से जाने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि अब वो समझ चुके थे कि उनकी पत्नी अब किसी भी कीमत पर उनके जीवन में वापस नहीं आएगी। दोस्तों, समय रहते जो लोग अच्छे लोगों की कदर नहीं करते हैं, उन्हें बाद में बहुत पछताना पड़ता है और अंत में पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।